पता नहीं, हमको उतना नहीं पता। उतना पता रहता तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर न रहते हैं। अकबर बाबर थोड़े करते हैं। तो वही बिहार पुलिस का ऐप पे भी फ्री था संभवतः क्लास। ऐप पे भी फ्री था, यूट्यूब पे भी लाइव था। वो तो यूट्यूब पे, हाँ, जो भी लाइव था वो तो यूट्यूब पे लाइव कर दिए, तो ऐप पे बहुत लोग क्लास कर भी पाया और बहुत लोग नहीं कर पाया। नहीं कर पाए तो यूट्यूब पे आ जाना चाहिए था, उसी वजह से दोनों लिए थे, पूरा बिहार के लिए फ्री था। तो ऐप का एक कैपेसिटी अच्छा खासा है, मतलब एक बार में लाइव जो है अच्छा खासा आता है। अब ज्यादा क्या बोले, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कैपेसिटी से ज्यादा लोग आ गए थे, इसी वजह से बहुत लोग ऐप पे क्लास नहीं कर पाए। तो यूट्यूब पे वीडियो है, जाके देख लीजिएगा। तो आपको कल डिस्कशन ठीक था? ठीक था ना? हाँ, बिट्टू सर की अनुपस्थिति में ऐसे अगले वीक सर ज्वाइन कर लेना चाहिए, मंडे से संभवतः ज्वाइन करेंगे कोचिंग। अगले वीक से आ ही जाएंगे, लेकिन आगे में भी कभी भी इधर उधर होगा तो वही टीचर जो है आकर के आपको क्वेश्चन का डिस्कशन करवाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। सुनिए, ध्यान दीजिए। डेनमार्क की राजधानी कहां है? कहां है? कोपेनहेगन। ठीक है। अब देखिए आप कि भारत या विश्व में, जैसे आप इस चीज को आप अपने पे थोड़ा सा लीजिए। जैसे आप आज जिस अवस्था में हैं, हमेशा इस अवस्था में थोड़े थे, ना थे, ना आगे होंगे, नहीं होंगे। तो आप जन्म लिए होंगे नंगा पंगा, धीरे धीरे जो है, यानी आपको वस्त्र पहनाया गया होगा, धीरे धीरे आप एट फर्स्ट तो गोदी में होंगे, फिर उसके बाद आप गोदी से नीचे उतरे होंगे, फिर आप घुड़कना सीखे होंगे, चलना सीखे होंगे, दौड़ना सीखे, बोलना सीखे, सब कुछ सीखे धीरे धीरे। तो वैसे ही सभ्यताओं का जो विकास हुआ है, क्रमवार तरीका से हुआ है। सभ्यताओं का जो विकास हुआ है, सभ्यताओं का विकास काफी क्रमवार तरीका से हुआ है। पहली सभ्यता पाषाण युगीन सभ्यता थी। उस समय पाषाण यानी पत्थर से बने उपकरण होते थे, लोग उसी से शिकार करते थे। फिर आगे चलकर कांस्य युगीन सभ्यता का उदय हुआ, फिर आगे चलकर लोह युगीन सभ्यता का उदय हुआ। जैसे आप समझिएगा इतिहास, भारत का इतिहास, जब आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं उसमें भी आप पाषाण युग को पढ़ते हैं।
पाषाण युग के बाद आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं, और हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं और उसके उत्खनन से कांसा की प्राप्ति भारी मात्रा में हुई है, कांसा की प्राप्ति भारी मात्रा में हुई है। इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। फिर हड़प्पा के बाद वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का सर्वमान्य काल 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। इसी बीच में 1000 ईस्वी पूर्व में लोहा की खोज हुई। तो वैदिक युगीन सभ्यता को आप, या वैदिक सभ्यता को लोह युगीन सभ्यता भी आप कह सकते हैं। तो देख रहे हैं, सबसे पहले पाषाण, फिर कांस, और फिर लोहा, मतलब क्रमवार तरीका से सभ्यताओं का विकास हुआ। पाषाण युगीन में पत्थर से बने औजार, कांस्य युगीन हड़प्पा सभ्यता, कांसा के प्रमाण मिले हैं। लोह युगीन में लोहा के बने औजार मिले हैं। पाषाण युग, हड़प्पा, वैदिक। तो हम इस चीज को डिस्क्राइब कर रहे थे। अब आते हैं मूल क्वेश्चन पे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। एक यूरोपीय पुरातत्वविद हुए थॉमसन, उन्होंने ही, और एक बात आप यहां जानिए, जो संग्रहालय होता है, जो म्यूजियम होता है, संग्रहालय या म्यूजियम में प्राचीन कालीन वस्तुओं को रखा जाता है। लोग म्यूजियम देखने जाते हैं, देखते हैं कि हाँ ये अकबर का कुछ है, अकबर का अभिलेख है, ये सिकंदर का तलवार है, ये महाराणा प्रताप का तलवार है। यही सब तो होता है संग्रहालय में। संग्रहालय में यही सब तो होता है। तो थॉमसन ने ही कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री को पाषाण, कांस और लोह युग में विभाजन किया था। मतलब थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय में कहा कि ये पाषाण युगीन पुरातत्वविद है, और पाषाण युगीन पुरातात्विक साक्ष्य है। पाषाण युगीन पुरातात्विक साक्ष्य है। ये कांस्य युगीन पुरातात्विक साक्ष्य है। ये लोह युगीन पुरातात्विक साक्ष्य है। इस प्रकार का विभाजन थॉमसन ने किया था। थॉमसन ने, मतलब ये पाषाण युग के वस्तु है, ये हड़प्पा काल के वस्तु है, ये वैदिक काल के वस्तु है। कुछ समझ पाए हैं? आंसर होगा थॉमसन। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? देखिए, भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक वैदिक सभ्यता है, और भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में जो एक वैदिक सभ्यता है, उस वैदिक सभ्यता का निर्माता है आर्य। आर्य लोग, वैदिक सभ्यता के निर्माता है आर्य। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य हैं। अब आर्य भारत के मूल निवासी थे।
या कहीं और से आए थे, ईरान से आए थे, तिब्बत से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, कहां से आए थे? इसको लेकर विद्वानों के बीच विवाद है। कोई आम कहता है, कोई इमली कहता है, कोई कटहल कहता है, कोई कहता है उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से आए थे, कोई कहता है तिब्बत से आए थे, कोई कहता है मध्य एशिया से आए थे। लेकिन अत्यधिक प्रमाण इस बात का मिलता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। परंतु अगर हम ऋग्वेद पर विश्वास करें तो ऋग्वेद तो यह कहता है कि आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र के थे। आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र के थे। सप्त सैंधव क्षेत्र मतलब 7 नदियों की भूमि, और 7 नदियों की भूमि मतलब सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सरस्वती। लेकिन अधिकतर विद्वान इस बात से सहमत हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे और आर्यों का आगमन ईरान होते हुए भारत हुआ था, और आर्य लोग पशुचारक थे। इस बात की सूचना हमें एशिया माइनर अर्थात तुर्की, एशिया माइनर के बोगाजकोई अभिलेख से मिलता है। एशिया माइनर के बोगाजकोई अभिलेख से मिलता है। एशिया माइनर का बोगाजकोई अभिलेख अगर देखा जाए तो एशिया माइनर का जो बोगाजकोई अभिलेख है वो 1400 ईस्वी पूर्व का है, 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। और वैदिक सभ्यता का कार्यकाल है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। और बोगाजकोई अभिलेख में 4 वैदिक कालीन देवी देवताओं की चर्चा मिलती है। जैसे आज का देवी देवता है देवी दुर्गा देवी, काली देवी, सरस्वती देवी, पार्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, भगवान राम, भगवान कृष्ण। वैदिक कालीन देवी देवता हुआ करते थे इंद्र, मित्र, नासत्य, अदिति, उषा, इला। ये सभी वैदिक का, मुंह पर से हाथ हटा लीजिए बाबू, अच्छा से सुनिए। वैदिक कालीन देवी देवता हुआ करते थे अदिति, इला, उषा, मित्र, इंद्र, वरुण। तो ये जो वैदिक कालीन देवी देवता है, इन वैदिक कालीन देवी देवताओं में 4 वैदिक कालीन देवताओं की चर्चा बोगाजकोई अभिलेख में है। मित्र, नासत्य, इंद्र, वरुण, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं बोगाजकोई अभिलेख में जो वर्णन है देवी देवताओं का वो वैदिक कालीन देवी देवता है, और बोगाजकोई अभिलेख ही ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। आंसर हो जाएगा बोगाजकोई। मानसेहरा अभिलेख, शहबाजगढ़ी अभिलेख, अशोक का अभिलेख है। अशोक का शहबाजगढ़ी अभिलेख पाकिस्तान के पेशावर से मिला है। अशोक का मानसेहरा अभिलेख पाकिस्तान के हजारा से मिला है। और अशोक के ये दोनों अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। और आगे ऑप्शन में जूनागढ़ अभिलेख है। शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में वर्णित अभिलेख है। और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों की चर्चा है।
बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? देखिए, मौर्य साम्राज्य के प्रथम और संस्थापक शासक हुए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ उसका बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ उसका बेटा अशोक। जब बिंदुसार राजा हुआ करते थे तो उसका बेटा अशोक उज्जैन के गवर्नर या राज्यपाल हुआ करते थे। उज्जैन के उपराजा हुआ करते थे। उज्जैन के उपराजा हुआ करते थे। और उज्जैन के उपराजा होते हुए ही अशोक ने अवंती महाजनपद को जीत करके मौर्य साम्राज्य में मिलाने का काम किया। यही सब चीज तो अशोक को बिंदुसार का उत्तराधिकारी बनाने में मदद किया, जबकि बिंदुसार यह चाहता था कि उसका उत्तराधिकारी उसका बड़ा बेटा बने। लेकिन अशोक बिंदुसार का बड़ा बेटा नहीं था, परंतु अशोक योग्य था। कभी भी बड़ा बेटा, छोटा बेटा, बड़ी बेटी, छोटी बेटी कुछ नहीं देखना चाहिए। जो योग्य होगा वो उत्तराधिकारी बनेगा। और अगर आप योग्य हैं तो अपनी योग्यता के बल पर उत्तराधिकारी बन सकते हैं। अशोक योग्य था, सब भाई को मार दिया, काम खत्म, बन गया राजा। इतिहास आपको आपके प्रारंभिक कार्यों से याद नहीं रखता है, इतिहास आपके अंतिम कार्य से याद रखता है। अशोक प्रारंभ में हिंसक था, बाद में एकदम परम संत बन गया, शांतिवादी नीति को अपना लिया। अशोक को आज हम लोग शांतिवादी नीति के तौर पर ही याद करते हैं। अशोक से ये बात समझिए, मतलब शुरुआत आपका कैसा भी हो, अंत शानदार होना चाहिए। शुरुआत तो हर कोई जोश जुनून के साथ करता है, अंत हर किसी का अच्छा नहीं हो पाता है। मतलब हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, कुल मिलाकर के पटना आए हैं, खाली हाथ नहीं जाना है। खाली हाथ कौन जाता है? जो मेहनत नहीं करता है, जो सही मार्गदर्शन में पढ़ाई नहीं करता है, जो ईमानदारी से अनुशासित होकर के मेहनत नहीं करता। कोई भी बच्चा ईमानदारी से अनुशासित होकर के मेहनत करे, राहुल मुंगेरिया जैसा